स्टार्ट। चलिए, वेलकम बैक टू न्यू रिवीजन सेशन। चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास का पार्ट 4 का रिवीजन करना है, तो पहले तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ ओपन हो जाओ भाई, फटाफट रिवीजन करें। ये वाला हम लोग कर चुके हैं ना, 4 कर चुके हैं, मतलब आज 5 करना है। 5 पार्ट 5 का रिवीजन करना है। खुल गया। चलिए, जय गणेश भगवान जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले लेक्चर का ये कुछ सवाल है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो सब जानता है कि 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर हुआ था। कब? उसमें टोटल मेंबर कितने पार्टिसिपेट किए थे? प्रेजेंट थे 285, लेकिन क्या बोलते हैं कि एक बंदा साइन नहीं किया था तो 284 टोटल 284 साइन किया गया था। इसमें एक तो शायद शायर मौलाना कुछ नाम था उनका, ठीक है ना। एग्जैक्ट मुंह पे मेरा नहीं नाम याद है, ऑप्शन में आएगा तो टिक मार देंगे। अगला का सवाल दूसरा क्या है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? 15 थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये बात सही है। अपारूप समिति में बीएल मित्र के स्थान पर कौन आए थे? तो बीएल मित्र, माधव मित्र होगा ना, तो माधव मित्र माने माधव राव, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे, ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान चले गए थे 90 और बचे कितना? 299। भारत में 299, 300 में एक कम, ठीक है। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नोट में सर लिखवाए हैं यहाँ पर। उसका क्या लिखा है, पढ़ते हैं। नोट नंबर 1 क्या है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित था। जो शुरुआत में जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचित था, ठीक है। और बात करते हैं वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, लेकिन अनुसूची 4 बढ़ गया, 8 + 4 हो गया तो 12, और भाग 22 पहले भी था और अभी भी 22 भाग है। बात करते हैं संविधान सभा में प्रतीक मुहर के रूप में हाथी को अपनाया, ठीक है ना। संविधान सभा में प्रतीक मुहर के रूप में हाथी को अपनाया, ठीक है। संविधान सभा में का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, ठीक है। संविधान सभा का सचिव किसको बनाया गया था? संविधान सभा का सचिव किसको बनाया गया था? HBR अयंगर साहब को क्या होता है? HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसको बनाया गया? HBR अयंगर, ठीक है। भारतीय संविधान का सुलेखक माने कैलीग्राफर माने लिखने वाला कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजायदा, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखे थे, उनका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण राजायदा, अपना बिहारी थे, प्रेम बिहारी नारायण राजायदा इंग्लिश में लिखे थे। इटैलिक पद्धति में लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजायदा, ठीक है। और सौंदर्यीकरण माने डेकोरेशन करने वाले कौन थे? तो नंदलाल घोष। बार बार घोष रहा था कि भाई इसको डेकोरेट कर दो भाई, ठीक है। तो नंदलाल घोष हो गए। ऐसे करके हिंदी संस्करण में लिखने वाले कौन थे? बसंत कुमार वैद्य, ठीक है। बसंत कुमार वैद्य कौन थे? हिंदी संस्करण में लिखने वाले। संविधान को हिंदी संस्करण में लिखने वाले कौन थे? बसंत कुमार वैद्य थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मूल संविधान में संविधान के हिंदी पाठ का प्रावधान नहीं था, माने हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रावधान नहीं था। वो 58वां, ठीक है ना, 58वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में। तो 1987 से कुछ याद आ रहा है कि 1987 में ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में 1987 में। और बात करते हैं 58वां संविधान संशोधन, देखिए 1957 का क्रांति था, उसे 1 साल बाद, तो 1997 तो 97 98 ऐसे याद कर लो, ठीक है। ऐसे करके हम तो थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट करके पढ़ लेते हैं, हमको याद रह जाता है, ठीक है। तो हमको याद है कि 1857 का क्रांति हुआ था, तो 18 छोड़ दो, 57 उधर से ले लो, 1 जोड़ दो तो हो गया। वो मूल संविधान में हिंदी का पाठ का थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ये चीज़ के द्वारा अनुसूचित 394 ए में जोड़ा गया, ठीक है ना। कब? किसमें? 300 सेकेंड लास्ट जो आर्टिकल था 394 के क में जोड़ा गया, जिसमें संविधान के हिंदी प्रकाशन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई, ठीक है ना। जिसमें संविधान के हिंदी प्रकाशन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई, ठीक है ना। ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि हिंदी पार्ट माने हिंदी में ट्रांसलेट करने का संविधान में के मूल में नहीं था, लेकिन उसमें क्या हुआ? 58वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में। और क्या हुआ कि उसमें अनुसूचित 394 का क जोड़ा गया और संविधान में हिंदी प्रकाशन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को। भारत का संविधान का शीर्षक किस अनुच्छेद में है? तो 300 1 मिनट
भारत का संविधान शीर्षक 393 में, 393 में क्या हो गया, 393 में हो गया, आर्टिकल नंबर 393 में हो गया भारत का संविधान का शीर्षक उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, भारत का संविधान। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अनुच्छेद 395 द्वारा समाप्त किया। आज जो सबसे लास्ट अनुच्छेद है 395, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों को अंत कर दिया गया, बात खत्म हो गया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया गया। और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन से कहाँ से गया, तो इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन या फिर कहाँ से थे, ठीक है। तो देखिए आज़ादी से पहले क्या हुआ था कि बॉम्बे सीट का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, ठीक है ना, ठीक है, बॉम्बे सीट से चुनाव लड़े थे बी आर अम्बेडकर लेकिन हार गए, ठीक है। और फिर दोबारा क्या हुआ कि बंगाल के जयसुर कुल्ला सीट से चुनाव लड़े, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयसुर कुल्ला सीट से चुनाव लड़े और विजेता हुए और संविधान सभा का सदस्य बन गए। लेकिन क्या हुआ, विभाजन हो गया, ठीक, 1971 में पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया, जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान तो था ही, जो कि अभी बांग्लादेश है, तो वो क्या चला गया पाकिस्तान में, कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। जयसुर कुल्ला सीट जो था ना वो पाकिस्तान में चला गया, जिससे क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा का सदस्यता खत्म हो गया, ठीक है ना। तो उसको फिर क्या, लेकिन तो फिर क्या हो जाएगा भाई, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद फिर बी एन राव जो थे, बी एन राव क्या कहते, सुझाव दिए अम्बेडकर साहब को, ठीक है, बाबा, तो राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर जी को सदस्य बनाने की सिफारिश की है, कौन, बी एन राव बोले कि बताइए इतना विद्वान लोग विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, कैसे काम चलेगा, किसको बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कौन बोले, बी एन राव बोले। तो बॉम्बे सीट को पहले से जो विजेता थे एम आर जयकर, ठीक है ना, एम आर जयकर, देखिए जयसुर कुल्ला सीट जय उसमें भी है, यहाँ भी जयकर है, ठीक है ना, तो मिस्टर जयकर कर दो, एम आर जयकर, मैंने मिस्टर जयकर डिजाइन किए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को रिइलेक्ट किया गया, ठीक है, और संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, ठीक है। अब संविधान का थोड़ा सा विशेषता समझ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी के में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है ना। नोट में सर लिखवाए हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का है, जिसमें मात्र और मात्र 7 आर्टिकल है, ठीक है ना। यूके और इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, जो कि परंपरा और प्रथा के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। लेकिन भारत में इतना लंबा संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों, तो उसका भौगोलिक स्थिति अलग है, विविधता अलग है, हिंदू मुस्लिम बहुत विभिन्न तरह के कल्चर है, धर्म है, इसीलिए क्या हुआ। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया का जो जोग्राफिकल रीजन है अमेरिका जैसा नहीं है, जैसे कि अमेरिका के ऊपर में कनाडा है जो और मैक्सिको है, जो कि उसका कुछ चलता नहीं है, और चारों तरफ से, एक तरफ से प्रशांत महासागर, एक तरफ से अटलांटिक महासागर है, ठीक है, तो चारों तरफ से पानी है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं जोग्राफिकल तरीके से। लेकिन इंडिया का क्या है, एक तरफ से पाकिस्तान है जो अपना दुश्मन ही है, फिर चीन है वो भी दुश्मन है, तो इंडिया को इसीलिए पूर्णतः लिखित संविधान लिखने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, इतना लंबा। भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता के मध्य संबंध स्थापित करता है, माने कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों है, मतलब संविधान में, भारत के संविधान में, ठीक है। लचीलापन कैसे हो गया, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के कुछ हिस्सों में परिवर्तन कर लेते हैं, मैंने कुछ ऐसा संशोधन है जिसको बहुत ही साधारण बहुमत से क्या होता है कि संशोधन कर लेते हैं, ठीक है ना। और नम्यता माने कठोर है, रिजिड कैसे हो गया, जैसे कि विशेष एवं अति विशेष बहुमत से संशोधन करने का प्रावधान है, मैंने कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ही मुश्किल होता है संशोधन करना, जैसे कि जीएसटी हो गया, ठीक है, उसमें टोटल एमपी का टू थर्ड मान 2/3 चाहिए, और उसके बाद दोनों अथी में सदन से पास होना चाहिए, प्लस आधे राज्य का परमिशन चाहिए, तब जाके जीएसटी आया। फिर उसी तरीके का राष्ट्रपति को हटाना है तो भी आपको बहुत मुश्किल विशेष बहुमत से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तीसरा, भारतीय संविधान में एकात्मक की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया, माने कि भारतीय संविधान में ना एकात्मक की ओर झुकाव है लेकिन संघीय व्यवस्था है, दोनों है, ठीक है ना, एकात्मक भी है और क्या है कि संघीय भी, कुछ मामले में एकात्मक और संघीय दोनों का मिश्रण है। जैसे देख लीजिए एकात्मक में केंद्र शक्तिशाली है, तो देखिए एकात्मक है माने कि पावर ज़्यादा किसके पास है, केंद्र के पास है। अखिल भारतीय सेवा है जिसके कंट्रोल सारा का सारा यूनियन के पास रहता है। आपातकालीन प्रबंध सारा का सारा संघ के पास है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल दिया जाता है, इस मामले में भी यूनियन अपना क्या होते हैं कि
मेन है, ठीक है ना। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये चीज़ है। तो संघीय व्यवस्था का मतलब गया कि फेडरल सिस्टम माने जैसे अमेरिका का है फेडरल सिस्टम। तो केंद्र एवं राज्य दो सरकार संविधान की सर्वोच्च लिखित संविधान है। केंद्र एवं सरकार दो सरकार माने कि संघीय व्यवस्था इसमें कैसे कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार है, ठीक है ना। केंद्र भी सरकार है, राज्य सरकार भी है। संविधान की सर्वोच्चता है, सबसे ऊपर संविधान है और लिखित संविधान है, ठीक है। जैसा क्या है, लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका स्वतंत्र न्यायपालिका है, आर्टिकल नंबर 50 से है। स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है ना। शक्तियों का पृथक्करण आर्टिकल 50। उसके बाद करते हैं कि संघ सूची और राज्य सूची है, अलग अलग, सबका अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 1 में लिखा हो गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 1 में, ठीक है। तो ये बात है। भारत चौथा है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन राज्यों का विनाश हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया केंद्र और राज्य हो गया। जैसे केंद्र के अविनाशी है और क्या इंडिया में क्या है कि केंद्र अविनाशी है और राज्य क्या है विनाशी है। राज्य का बाउंड्री को आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको तोड़ के दूसरा राज्य बना सकता है, किसी दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो राज्य विनाशी है, लेकिन केंद्र क्या है अविनाशी है। माने विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन हो गया भारत। और यूएसए क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है केंद्र और ये क्या है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। माने कि न केंद्र का विनाश किया जा सकता है न राज्य का विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है कि 13 राज्यों को मिलाकर, ठीक है, 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया गया। इसका राज्य को भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्य का भी क्या होता है विनाश नहीं करते हैं, जिसको फिलाडेल्फिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया कहा जाता है, ठीक है। और क्या होते हैं कि इसमें सर बताएं बक्स संशोधन जो 2025 में भी हुआ है, उसमें क्या है अगस्त 2024 में क्या होता था, ठीक है, अगस्त 2024 में लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा में अगस्त 2024 में लोकसभा में था ये बक्स अधिनियम। पुराना नियम है 1995, ठीक है, 1995 में बक्स अधिनियम 1995 में आया था, ठीक है ना। इससे पहले भी अगस्त 2024 में लोकसभा में इसको पारित किया गया था, ठीक है ना। जिसमें 40 संशोधन किया गया था। जो वक्त अधिनियम 1995 है ना, उसमें 40 संशोधन किया गया था। 2025 में 14 संशोधन को मंजूरी मिला है, ठीक है ना। पहले जो 1995 में जो वक्त अधिनियम 1995 में था, उसमें 40 प्लस संशोधन को क्या बोलते हैं कि संशोधन किया गया था, लेकिन 2025 में 14 संशोधन को मंजूरी दिया गया। अब सबसे पहले समझना होगा कि वक्स क्या है। देखिए ये क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा चल और अचल संपत्ति के धन का दान कर देना, दान कर देता है, तो बक्स के पास चला जाता है, ठीक है। और वो उसका कंट्रोल कौन करता है, बक्स बोर्ड करता है। बक्स बोर्ड जो संपत्ति बक्स संपत्ति कहलाता है, जिस अभी एट प्रेजेंट 1 लाख करोड़ से प्लस संपत्ति बक्स संपत्ति में 1 लाख करोड़ से, जो कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है बक्स संपत्ति है, जो थर्ड सर्वाधिक संपत्ति है, जो तीसरा सबसे सर्वाधिक रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा जो भूमि है बक्स बोर्ड के पास है। संशोधन क्यों किया गया है कि बक्स बोर्ड में ना बहुत ही मनमानी चल रहा है, किसी भी संपत्ति को घोषित कर दे रहा है, ठीक है ना। किसी भी संपत्ति को बक्स संपत्ति घोषित कर दे रहा है, और बक्स न्यायाधिकरण के खिलाफ नो अपील, यानी कि कुछ भी आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। अभी लेकिन उसको सुधार करके आप अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो संशोधन में क्या कहा गया है कि कोर्ट में 90 डेज के अंदर में आप उस पर क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है ना, बक्स बोर्ड के खिलाफ। और क्या होता है कि किसी भी और बदलाव क्या है कि महिला उत्तराधिकारी का अधिकार, माने कि अगर महिला है तो आप उसको दान नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि सरकारी संपत्ति बक्स में नहीं जाएगी, माने कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है तो वो बक्स में नहीं जाएगी, गिनी नहीं जाएगी। और संपत्ति का स्वामित्व डिसाइड करने वाला डीएम होगा, ठीक है। और बक्स परिषद गैर मुसलमान से, बक्स परिषद में ना गैर मुसलमान का होना बहुत ज़रूरी है। बक्स परिषद में माने कि बक्स काउंसिल में गैर मुसलमान का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा था इसके बक्स संशोधन विधेयक जो 2025 पारित हुआ है, जिसमें 14 संशोधन किया गया, उसकी बात है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।